नमस्कार साथियों। इंडियन पॉलिटी सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। हिमाचल प्रदेश टीजीटी एग्जामिनेशन की सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं और उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा मुझे लगता है। और हम ये दूसरा टॉपिक इंडियन पॉलिटी में ले रहे हैं और इसमें है हमारा संविधान सभा, जिस पर 35 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज भी हम 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टीजीटी एग्जामिनेशन हो या हिमाचल प्रदेश या सेंटर के लेवल की कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे एसएससी हो, सभी एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहते हैं। और मुख्यतः हम अभी टीजीटी को फोकस कर रहे हैं क्योंकि वहां पर भी काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। 36 क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पहला है शरत चंद्र बोस, दूसरा है के एम मुंशी, तीसरा है रफ़ी अहमद किदवई और चौथा है बी एन राव। ठीक है, वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है जी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब असेंबली बैठी थी तो दो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं, जिसमें पहला नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का आता है और दूसरा नाम आता है सर बी एन राव का। ठीक है, बी एन राव भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। ठीक है, तो उन्हें संविधान सभा का प्रमुख सलाहकार घोषित कर लिया गया था, मेन एडवाइजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके बारे में भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हु वाज द इलेक्टेड परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस राधाकृष्णन। तो इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जब पहली बैठक हुई थी तो पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन जो परमानेंट अध्यक्ष घोषित हुए थे वो डॉक्टर प्रसाद थे, जो 1950 तक संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे। तो आपका आंसर होगा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन ए है के एम मुंशी, ऑप्शन बी है गोपाल स्वामी अयंगार, ऑप्शन सी है एच एच बेग, ऑप्शन डी है टी टी कृष्णमाचारी। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पर के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, टी कृष्णमाचारी, इन सभी का इंपॉर्टेंट रोल आपको मिलेगा क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटीज के ये सभी के सभी सदस्य रहे हैं और 7 सदस्यों में से इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो प्रश्न आए, जो हमारे पास ऑप्शन है एच एन बेग, तो एच एन बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मिर्जा जो आपके वेग जी हैं, ये एक विशेष बहुत विख्यात साहित्यकार हैं, कश्मीर के संबंध रखते हैं। 1985 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी इनको दिया गया है, तो इनका संबंध कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा। ठीक है, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? हाउ मेनी कमिटीज वर अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टू स्टडी वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन 9, 12, 13, 16। ठीक है, तो संविधान सभा को 22 जनवरी को बड़ी सारी कमिटीज में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, समझने के लिए, चीजों को जानने के लिए। ठीक है, तो टोटल जो कमिटीज थी वो 22 कमिटियां थी, जिसमें कमिटीज और सब कमिटीज कुल मिलाकर थी। अगर हम केवल कमिटीज की बात करेंगे तो वो 13 थी, 13 कमिटीज थी। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने ये बन जाता है। ठीक है, अगर हम कमिटीज सब कमिटीज की बात करते हैं तो 22, अगर केवल कमिटीज की बात करते हैं तो 13 कमिटीज बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड? ऑप्शन ए, ठीक है, 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947। प्रारूप समिति जिसमें कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस फॉर्म में बनना चाहिए, ठीक है। तो उस कमेटी को कब बनाया गया था, तो इसके लिए जो सही आंसर है आप नोट कर सकते हैं, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी अस्तित्व में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन? ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी जिसमें कुल मिलाकर 7 सदस्य हुए, ठीक है, और 7 सदस्यों सहित, ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर प्रसाद सॉरी अम्बेडकर जी, जिसके बारे में हम इनिशियली इससे पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो आंसर आपका बन चुका है अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 5, 7, 9, 11। तो ऑप्शन पहले से ही हमें पता है क्योंकि बहुत बार डिस्कस हो चुका है, 2-3 बार, तो अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। 7 मेंबर्स थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य नहीं था? हु अमंग द फॉलोइंग नॉट मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? गोपालाचारी अयंगार, अलादी कृष्णमा स्वामी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद? ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का संबंध ड्राफ्टिंग कमेटी से बिल्कुल नहीं था। अंबेडकर तो अध्यक्ष थे, तो मेंबर्स भी थे। अलादी कृष्णमा स्वामी, गोपाल स्वामी अयंगार, बहुत सारे नाम आते हैं, टी कृष्णमाचारी, सैयद अहमद सादुल्ला, एस एन मुखर्जी, ठीक है, बी एन मित्र, ठीक है, टी खैतान, इस तरह बहुत सारे नाम आते हैं। 7 नाम आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? फिर वही क्वेश्चन बन गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगार। इसका जिक्र भी अभी हमने किया, गोपाल स्वामी अयंगार, के एम मुंशी का भी किया, मोहम्मद सादुल्ला का भी किया। जवाहरलाल नेहरू का संबंध ड्राफ्टिंग कमेटी से नहीं था, इनके पास 2-3 अलग से कमेटीज बना दी गई थी जिसके अध्यक्ष थे नेहरू जी, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। 29 अगस्त को 1947 में क्या बनी थी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, ठीक है। और प्रियम्बल जो इंपॉर्टेंट है, संविधान का प्रियम्बल या उद्देशिका कहते हैं, इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या जो आपका प्रस्तावना को पारित किया गया था वो पंडित नेहरू ने किया था। पंडित नेहरू की ये सबसे इंपॉर्टेंट सोच थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल होना चाहिए, और ये प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। इसकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, और इसकी लैंग्वेज का जो राइटिंग स्किल है वो कहाँ से लिया गया है? वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसको रिकमेंड करने वाले नेहरू थे। नेहरू ने ही कहा था कि जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। तो ये भी एक चीज लिख सकते हैं आप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेहरू, ठीक है, प्रियम्बल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, और नेहरू ने ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने भी प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था वो प्रारूप समिति के सामने तैयार रखा था या पेश किया था। प्रियम्बल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें नेहरू अगर कभी इंडिविजुअली आएगा तो नेहरू ही आंसर आपने करना है, ठीक है, क्योंकि नेहरू ने ही ड्राफ्ट किया इसको, नेहरू ने ही प्रपोज किया, और नेहरू ने ही इसका रिकमेंडेशन भी रखा था, और इंट्रोडक्शन भी नेहरू जी ने ही इसकी रखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है।
संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? ऑन व्हाट बेसिस वर ऑल द डिसीजन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेकन? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, मेजॉरिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं अनएनिमिटी, सर्वसहमति, या कंसेंस एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, अब देखो संविधान सभा में ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है कि संविधान सभा में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें ऐड हो रही थी, जो भी चीजें शामिल कर रहे थे, ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए था। पहले रिकमेंडेशन होती, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होती, डिबेट होती, ठीक है, उसके ऊपर वोटिंग भी हम कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ठीक है, हमारे संविधान में केवल उन्हीं चीजों को शामिल किया गया है जिस पर सबकी सहमति बनी, ठीक है, जिस पर सबका एडजस्टमेंट हुआ, समयोजन हुआ। तो आंसर क्या बनेगा? कंसेंट एंड एडजस्टमेंट। संविधान सभा के सदस्य ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उसके ऊपर वोटिंग हो, और वोटिंग अगर होगी तो कुछ पक्ष अलग खड़े होंगे, वही चीज संविधान में शामिल की जाएगी जिस पर सबकी सहमति होगी या समयोजन होगा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 47, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? हु मूव टू ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सर सच्चिदानंद सिन्हा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, पंडित नेहरू हैं, आचार्य जे बी कृपलानी। ठीक है, तो उद्देश्य यानी कि क्या हमारे संविधान का उद्देश्य है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम इस संविधान को क्यों बना रहे हैं, और ये कहाँ पर मेंशन मिलेगा आज भी हमारे संविधान में? संविधान की उद्देशिका में। संविधान की उद्देशिका मतलब संविधान के प्रियम्बल में। ठीक है, और हम इससे पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि प्रियम्बल से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसमें सही आंसर कौन होता है? नेहरू जी होते हैं। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी ने, ठीक है, संविधान सभा के सामने रखा था सबसे, और इसी के बाद ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? ऑप्शन है सरदार पटेल, अंबेडकर जी, अलादी कृष्णमा स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यहां पर भी मैं एक आपको चीज बताने वाला हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघीय जो शक्ति समिति थी, जहां जो भी कमिटीज में संघ शब्द आता है, संघीय या संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति, यूनियन पावर कमेटी जिसको हम बोलते हैं, या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जहां जहां पर यूनियन और संघ शब्द आता है उसके अध्यक्ष नेहरू जी होंगे। यहां से आप एक चीज क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, अंबेडकर जी केवल एक समिति के अध्यक्ष थे, उनके पास ड्राफ्टिंग कमेटी थी। और सरदार पटेल जहां जहां पर प्रांत शब्द आएगा, प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है, या प्रांतीय शक्ति समिति, ठीक है, वहां वहां पर सरदार पटेल जी का नाम आएगा। ठीक है, तो प्रोविंसेस रिलेटेड जितनी भी कमिटीज थी वो पटेल साहब के पास थी, और यूनियन से रिलेटेड जितनी भी कमिटीज थी वो नेहरू जी के पास थी। अंबेडकर साहब के पास एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है, अलादी कृष्णमा स्वामी ड्राफ्टिंग कमेटी के ही सदस्य थे। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। पटेल साहब के पास एक और समिति भी आती है। पटेल साहब ने सबसे पहले डिस्कस किया था, इन्होंने मौलिक अधिकार की मांग करी थी, तो एक कमिटी आती है मौलिक अधिकार संबंधी समिति। ठीक है, फंडामेंटल राइट कमिटी, इस कमिटी के चेयरमैन भी कौन थे? पटेल साहब थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान को किसने अपनाया था? हु अडॉप्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट उस समय नहीं थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। गवर्नर जनरल क्यों अपनाएगा? ठीक है, जबकि संविधान भारत का बन रहा है और उस समय संविधान सभा ही मुख्य थी, वही इसको अपनाएगी। बहुत सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारत का एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? व्हेन वाज द प्रपोजल टू गिव इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पास बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? ठीक है,
22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947 या 26 जुलाई 1946। ठीक है जी। तो इनिशियली 13 दिसंबर को हमारे पास पता है कि हम उद्देश्य का प्रस्ताव आ गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा ने भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव ये 22 जनवरी, ठीक है, 1946 को, या सर सॉरी 22 जनवरी 1947 को डिसाइड किया था। ठीक है, ये चौथी मीटिंग थी। पहली 9 को हुई, दूसरी 11 को हुई, तीसरी मीटिंग 13 को हुई और चौथी मीटिंग 22 जनवरी 1947 को हुई थी। और इसी मीटिंग में ये डिसाइड प्रपोजल किया था कि हम जल्द भारत के सामने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ फ्लैग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो झंडा समिति ऑप्शन देख लेते हैं पहले। राजेंद्र प्रसाद जी, के मुंशी जी, बी आर अम्बेडकर जी एंड पंडित नेहरू जी। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अंबेडकर हैं। जवाहरलाल नेहरू जहां पर यूनियन शब्द आएगा वहां पर है। ठीक है, बाकी रहा फ्लैग का संबंध, तो फ्लैग का संबंध है डॉक्टर प्रसाद जी से। तो इनके पास ये कमेटी दी गई थी। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? When was the design national flag adopted by Indian Constituent Assembly? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, कई बार एग्जामिनेशन में देखा गया है। जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 या अगस्त 1947। अगस्त नहीं है इसकी डेट। ठीक है, और इसकी डेट मैं बता देता हूं, उससे पहले थोड़ी सी बातें। भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है, इस इनिशियली सबसे पहले स्टुटगार्ट में भिखाजी कामा ने फहराया था 1907 में। ठीक है, उसके बाद 1930 में एक नेशनल फ्लैग हिमाचल भारत का बना। ठीक है, 1930 में बना, जब पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ठीक है, इंडियन ट्राई कलर फ्लैग यहां पर आ गया था। ठीक है, लेकिन उस समय इसमें बीच में चरखा हुआ करता था। 1947 को कंप्लीट हमारा 3 रंग का झंडा, जिसमें अशोक चक्र भी है बीच में, ये पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसको, ठीक है जी, इसको अडॉप्ट किया गया था। इसको संविधान सभा में एक महिला थी, हंसा मेहता, उन्होंने प्रस्तुत किया था। हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जुलाई 1947 है, 11 जुलाई की डेट आती है। ठीक है, 11 जुलाई 1947 को, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया था, सॉरी 22 जुलाई, नॉट 11, 22 जुलाई को लिख लेना है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा है हमारा, 3 रंग का झंडा, भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? When did Indian Constitution adopt a design of the national flag? 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। ऑलरेडी ही इस चीज पे ऊपर चर्चा हो चुकी है। वहां पर मंथ पूछा था, यहां पर कंप्लीटली डेट पूछी गई है। क्लियर हो गया है यहां तक? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया था? इन विच डेट द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 15 अगस्त 1947 को तो हम आजाद हुए थे। 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो इस दिन लागू हुआ था संविधान। ठीक है, लेकिन अंतिम रूप 26 नवंबर 1949 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। संविधान सभा अंतिम बार किस दिन मिली थी? मतलब लास्ट मीटिंग कब हुई थी? When did the Constituent Assembly meet for the first time? लास्ट टाइम 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। ठीक,
तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस दिन भारत के राष्ट्रपति तय हुए थे कि भारत का राष्ट्रपति कौन बनाया जाएगा। इस दिन तय हुआ थे भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। ठीक है, और इस दिन ये तय हुआ था कि ठीक है नेक्स्ट यानी कि 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया जाएगा। वो पहले ही डिसाइड था, लेकिन इसने मात्र घोषणा कर दी गई थी। उसके बाद कोई मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की ऑर्गेनाइज नहीं की गई थी। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? हाउ मेनी मेंबर प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। और उस दिन कितने सदस्य मौजूद मौजूद थे संविधान सभा में जिन्होंने फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन पर ठीक है, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो ये एक ही चीज नोट कर लेना। ठीक है, 262, 284, 287 या 299। ठीक है, तो फाइनली 284 मेंबर थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और संविधान को लागू करने की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ठीक है, तो यहां से इंग्लिश में देख सकते हैं, आधे यहाँ हिंदी से। 375 आर्टिकल्स, 7 शेड्यूल्स, 387 आर्टिकल्स, 7 शेड्यूल्स, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल, 395 आर्टिकल्स एंड 10 शेड्यूल। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है। ठीक है, इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट थे ये भी बता देता हूं, टोटल 22 पार्ट थे। ठीक है, और इनिशियली आर्टिकल कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 395 आर्टिकल्स थे। इनिशियली शेड्यूल कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो शेड्यूल की संख्या थी 8। ठीक है, अगर प्रेजेंट की बात करें तो ये पार्ट हो गए हैं, कितने पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट? 25 पार्ट हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं पढ़ना है कि 22 के बाद 23वां भाग आएगा, 24वां भाग आएगा, 25वां भाग, ऐसा नहीं है। पार्ट अभी भी 22 ही है। इसमें बीच में 9A जुड़ा है, 9B जुड़ा है और 14A और 14B जुड़े हैं। ठीक है, आप कहेंगे तो 26 हो गए, बीच में एक पार्ट को रिमूव भी कर दिया गया है। ठीक है, एक 5 आपका 4A पार्ट आया है। ठीक है, कुछ पार्ट बीच में रिमूव भी कर दिए गए। ठीक है, तो टोटल पार्ट कितने आ गए? 25। आर्टिकल कितने हैं एट प्रेजेंट? कोई कहता है 448 है। ठीक है, कोई कहता है 468 तक इसकी ठीक है बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है। ठीक है, लेकिन आज भी संविधान में आप 395 आर्टिकल ही पढ़ेंगे, कभी 396 97 आर्टिकल नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि है नहीं। तो 468 कैसे हैं? तो बीच में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से 21A जुड़ा, ठीक है, 51A जुड़ा, और भी आर्टिकल जो भी A B C करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़े गए हैं उसमें। ठीक है जी, तो टोटल 468 तक। ठीक है, अबाउट 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ चुके हैं, जिसमें से 104, 5, 6 तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हो ही चुके हैं। ठीक, और शेड्यूल्स इनिशियली 8 थे, शेड्यूल्स अब 12 हो चुके हैं। ये आपको साइमल्टेनियसली 9 भी पढ़ने को मिलेगा, 10 भी पढ़ने को मिलेगा, 11 भी, तो टोटल 12 शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट स्टेटस है भारतीय संविधान का, और इनिशियली भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगे था? हाउ लॉन्ग डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू कंप्लीट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये सबको पता होता है। आई थिंक इसके ऊपर कोई चर्चा मुझे लगता है ज्यादा होनी नहीं चाहिए। फिर भी 2 ईयर 7 मंथ्स 23 डेज, 2 ईयर 11 मंथ्स 18 डेज, 2 ईयर 11 मंथ्स 14 डेज, 2 ईयर 11 मंथ्स 23 डेज। ठीक है, तो आंसर आप अपना ठीक है दे सकते हैं, बहुत सिंपल है। इतना समय लगा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। किस दिन संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ी डिफिकल्ट है। फ्रॉम विच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फंक्शन एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट? ठीक है, कि जो संविधान सभा थी उसने कब से ठीक है संसद के रूप में कार्य करना शुरू किया? ठीक है, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 18 फरवरी 1950? ठीक है, तो 26 जनवरी 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा थी। ठीक है,
और 25 नहीं 26 नेक्स्ट दिन के बाद, जब 26 कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उसके बाद संविधान सभा ही भारत की पहली संसद बन गई, पहली पार्लियामेंट बन गई। ठीक है, क्योंकि चुनाव नहीं हुए थे, चुनाव कब जाके हुए आगे जाकर 1952 में, इलेक्टेड पार्लियामेंट उस समय हमारे पास 1952 में बनकर तैयार हुई। इनिशियली संविधान सभा को ही संसद के रूप में घोषित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस दिन जिस संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे? Who were the member of Constituent Assembly that elected the Indian Constitution? ठीक है, enacted the Indian Constitution, जो संविधान सभा के सदस्य तो कौन थे? प्रश्न सिंपल है। ठीक है, पढ़ चुके हम पहले ही। नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, नॉमिनेटेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, या इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, अब आप इसको क्या बोल सकते हैं? गवर्नर जनरल क्यों नॉमिनेट करेगा? नहीं किए थे। राजनीतिक दल क्यों नॉमिनेट करेंगे? ठीक है, तो विभिन्न प्रांतों के द्वारा, विधानसभाओं के द्वारा नामित, इलेक्टेड होगा ये। ठीक है, इलेक्टेड या नामित ना होकर इलेक्टेड होना चाहिए, तो ये होगा आंसर सी। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली ने उनको चुना था बाकायदा इलेक्शन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम। ठीक है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? हु फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर इंडिया? स्वराज पार्टी 1924, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1946, सर्वदल सम्मेलन 1946। ठीक है जी, यहां पर किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है। इंडिविजुअल अगर होता तो हम एम एन रॉय कर लेते। ठीक है जी, आइडिया के बारे में, लेकिन यहां पर पार्टी की बात करी गई है। तो कांग्रेस ने तो 1936 में डिमांड करी थी। ठीक है, मुस्लिम लीग ने 1942 में डिमांड करी थी, लेकिन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, 1946 में सर्वदल सम्मेलन ने मांग करी थी। तो इनिशियली आंसर क्या आता है? 1923 में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जिसका फॉर्मेशन करने वाले, ठीक है जी, किसको माना जाता है? चित्तरंजन दास को माना जाता है। उन्होंने इसका फॉर्मेशन किया। तो इसी पार्टी ने सबसे पहले संयुक्त रूप से, ठीक है जी, सबसे पहले संविधान की मांग करने की बात करी थी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट को चुनना है आपने। ठीक है जी, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा चुनी गई थी। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा चुन ली गई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। नेहरू, जिन्ना और पटेल संविधान सभा के सदस्य थे। नेहरू, जिन्ना एंड पटेल वर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, संविधान सभा का पहला अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। अब हम इसको करते हैं। तो इनिशियली अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1950 को। ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। नेहरू, जिन्ना, पटेल संविधान सभा के सदस्य थे। जिन्ना साहब ने, ठीक है, संविधान सभा का बाइकआउट कर दिया तो ही वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आंसर क्या आने वाला है? 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज इन 1946। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा प्रश्न लंबा जा रहा है। ठीक है जी, तो संविधान सभा के गठन के विषय में कौन सा कथन सही है? सही ये जरूर पढ़ना होता है कि विच वन इज करेक्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात ये है। ठीक है, प्रश्न को तो स्टेटमेंट को पहले से प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं। संविधान सभा का चुनाव 1946 में प्रांतीय चुनावों के आधार पर हुआ था। तो बहुत पहले पढ़ लेते हैं पूरी। देशी रियासतों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। संविधान सभा की चर्चा जनता की राय से प्रभावित नहीं थी। जनता से सुझाव लिए गए थे।
ठीक है जी, क्लियर हो गया यहां तक? अब हम चर्चा करते हैं। संविधान सभा का चुनाव 1946 में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड 1946 बाय द प्रोविंशियल इलेक्शंस, ठीक है, बिल्कुल सही है। देशी रियासतों को इसमें शामिल नहीं किया था, गलत है, क्योंकि इसमें देशी रियासतों के 93 लोग शामिल किए गए थे। संविधान सभा की चर्चा जनता की राय से प्रभावित नहीं थी, गलत है, ठीक है जी, है ना, जनता से सुझाव लिए गए थे बाकायदा, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 1 एंड 4, ठीक है, 1 और 4 इसके आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? ठीक है, हु प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? डॉक्टर प्रसाद, पंडित नेहरू, अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो इसका आंसर हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत कर चुके हैं, ठीक है, आपको इसका आंसर पता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? महात्मा गांधी, अंबेडकर, नेहरू या बी एन राव? ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है, हर व्यक्ति की जबान पर यह शब्द रहता है, ठीक है। भारत के संविधान का निर्माता हम अंबेडकर को मानते हैं। क्यों मानते हैं अंबेडकर को? संविधान सभा में तो कुल मिलाकर 389, बाद में तो 284 लोगों ने सिग्नेचर किए थे, तो अंबेडकर को ही क्यों माना जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो इसके ऊपर हम ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में सबसे ज्यादा वाद विवाद, सबसे ज्यादा डिस्कशन, डिबेट या सबसे ज्यादा पॉइंट रखने वाले व्यक्ति अंबेडकर थे। उनके बिना संविधान सभा बिल्कुल अधूरी थी, इसलिए उनका संविधान सभा में 2 बार चयन किया गया था, ठीक है। आधुनिक भारत के मनु किसको कहा जाता है? मनु किसको कहा जाता है आधुनिक भारत के? अंबेडकर जी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनु ने कभी मनुस्मृति लिखी थी, ठीक है, जो कि लॉ के ऊपर एक बेस्ड किताब है, और उसी के बेस्ड पर भारत का जो हिंदू कोड बिल अंबेडकर जी ने प्रस्तुत किया था भारत के अंदर। हालांकि इनिशियली वो लागू नहीं किया गया था, इसलिए अंबेडकर साहब ने इस्तीफा भी दे दिया था भारत की पहले पार्लियामेंट से। वो उस समय भारत के पहले विधि मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान पांडुलिपि समिति के निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? मोहम्मद सादुल्ला, के मुंशी, ए के अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। बहुत बार ये प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं हम। नेहरू का संबंध ड्राफ्टिंग कमेटी से था ही नहीं, ठीक है। सिंपल प्रश्न आ गया है, भारत का संविधान कब लागू किया गया? ठीक है, तो ये प्रश्न तो बहुत सिंपल है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कशंस मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। हाँ, प्रश्न ये है, ठीक है जी, संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? बाय वाज 26 जनवरी चोजन द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसको 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि 26 नवंबर को तैयार हो चुका था। इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कांग्रेस ने 1930 में इस दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इस दिन हुई थी, या ये एक शुभ दिन था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों चीजें हम बता लेते हैं पहले, ठीक है, इसके पीछे में तथ्य जान लेते हैं, ठीक है। ये शुरुआत हुई थी ऐसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मानी जाती है, ठीक है। 4 तारीख जुलाई को वो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि ये 1770 में हो गया था, लेकिन यूएसए बाद में 1785 में आजाद हुआ। उसी तरह भारत ने भी 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन था, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन था, ठीक है, कांग्रेस का। वहां पर इन्होंने पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया था, और इस दिन की वैल्यू थी। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को बन चुका था, लेकिन उसको डिले कर दिया गया 26 दिसंबर तक, ठीक है, जनवरी तक, ताकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 26 जनवरी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहे, ठीक है जी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? व्हाट वाज द टोटल मेंबर वीमेन मेंबर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? 10, 11, 12, 15, ठीक है जी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिलाकर 15 महिलाएं थी,
ठीक है, 15 महिलाएँ थी, ठीक है जी, 15 वीमेन थी। 15 वीमेन में बहुत से नाम आते हैं, सरोजिनी नायडू का नाम उसमें आता है, सुचेता कृपलानी का नाम उसमें आता है, ठीक है? विजया लक्ष्मी पंडित उसमें एक सदस्य के रूप में थी, वेल्या दून उसमें थी, ठीक है जी, है ना? पूर्णिमा बनर्जी उसमें थी, ठीक है? बहुत से नाम आते हैं, तो कुल मिलाकर 15 वीमेन्स थी। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो ये क्वेश्चंस भी आई थिंक रिपीट हो चुका है, मुझे लगता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप पहले ही दे चुके हैं, कंसेंट एंड एडजस्टमेंट, ठीक है जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस हमको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है जी। ये सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आप इन एमसीक्यूज को करें ताकि बहुत से क्वेश्चन हो सकता है यहीं से आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, ठीक है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस को भी पुख्ता करिए, ठीक है, और इन सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। अगर आपको टॉपिक अच्छे लग रहे हैं, अपनी सजेशन भी दे सकते हैं आप, क्योंकि हम किस तरह से अपनी क्लासेस को या अपने इन जो एमसीक्यू सीरीज हमने शुरू करी है बेहतर कर सकते हैं, या आप हमको ये भी सजेस्ट कर सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से कि हमें नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेना चाहिए, ताकि हम, ठीक है, उन चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।